बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, और शाहीन बाग कोंडवा पुणे की हमारी माँ बहनों, आप तमाम लोगों की खिदमत में मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़ास तौर पर शाहीन बाग की जो हमारी माँ बहनें हैं, और मैं यहाँ से ये मैसेज हिंदुस्तान के हर शाहीन बाग की माँ बहनों तक पहुँचाना चाहता हूँ, चाहे वो दिल्ली के शाहीन बाग की माँ बहनें हों, चाहे वो लखनऊ के शाहीन बाग की माँ बहनें हों, चाहे वो औरंगाबाद के शाहीन बाग की माँ बहनें हों, चाहे वो पटना के शाहीन बाग की माँ बहनें हों, चाहे वो मुल्क के किसी भी हिस्से की जो शाहीन बाग की माँ बहनें हैं, उन तमाम माँ बहनों की खिदमत में मैं सलाम अर्ज़ करना चाहता हूँ। और उन तमाम माँ बहनों के लिए मेरी दुआएं हैं। याद रखो, तुम वो माँ बहनें हो जिन्होंने मोहम्मद इब्ने कासिम को, जिन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी को और जिन्होंने तारिक इब्ने ज़ियाद को जन्म दिया था। मेरी माँ बहनों, तमाम शाहीन बाग की जो माँ बहनें हैं, वो तमाम माँ बहनों के लिए मैं ये बशारत देना चाहता हूँ कि तुम ही वो माँ बहनें हो जिन्होंने गौसे पाक हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि को जन्म दिया था, और तुम्ही ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि को जन्म दिया था। और तुम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि, वो सुल्तानुल हिंद जो जिन्होंने दुनिया में जो आए, वो तुम्हारे ही कोख से उन्होंने जन्म लिया था। आज हिंदुस्तान के शाहीन बाग की जो माँ बहनें हैं, चाहे वो दिल्ली की हो, पुणे की हो, पटना की हो, औरंगाबाद की हो, सोशल मीडिया के ऊपर कुछ भिखारी उनके बारे में एक मैसेज चलाते हैं जिसके अंदर एक तस्वीर होती है कि शहजादा सलीम बैठे हुए हैं और वो अनारकली से ये कह रहे हैं कि अनारकली उड़ जाओ, शाहीन बाग में जाने से तुमको 500 रुपये मिलेंगे। मुसलमानों की माँ बहनों के बारे में इस तरीके का मैसेज और 500 और 700 रुपये की बात करने वाले भिखारियों को मैं ये बताना चाहता हूँ, यही वो माँ बहनें हैं जो अपने आटे के डब्बों से मुट्ठी भर भर के जो डब्बा देती है, जो आटा देती है, और यही मुसलमान कौम के वो रिक्शे वाले हैं जो 10-10 रुपये देते हैं। हिंदुस्तान के अंदर बगैर गवर्नमेंट की मदद के 40,000 मदरसे चला रहे हैं। अरे तुम क्या हमको 500 रुपये और 700 रुपये में खरीदोगे? ये गयूर कौम है, गयूर कौम। ये वो गैरतमंद कौम है जिसके बारे में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया था कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। यह मुसलमान कौम की शान है। और मुसलमानों की माँ बहनों के बारे में सोशल मीडिया पे 500 रुपये और 700 रुपये का मैसेज चलाने वाले सुन लो, बगैर गवर्नमेंट की इमदाद के यही माँ बहनें इस मुल्क में 40,000 से ज्यादा मदरसे चला रही है। यही माँ बहनें 1 करोड़ से ज्यादा मस्जिदों का निजाम चला रही है। मुसलमान कौम मोहताज नहीं है। जो मुसलमानों की माँ बहनों के बारे में ऐसी बात करने वाले हैं, अरे अगर तुम किसी मुसलमान माँ बहन के सामने अपनी जरूरत को पेश कर दो, मैं गारंटीड कहता हूं वो माँ बहन तुमको जिंदगी भर खाना खिलाएंगी, वो भी पेट भर के। यह है मुसलमान माँ बहनों का हौसला।
अब मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं आता हूं अपने मुद्दे के ऊपर। हमारे मुल्क में ये एनआरसी और सीएए को क्यों लागू किया गया और क्यों लागू किया जाने वाला है, जो एनआरसी का मसला आगे आएगा, क्योंकि सीएए तो ऑलरेडी जो है इन्होंने उसको पास कर दिया। अब मैं कुछ टेक्निकल बातें करूंगा बजाय जोशीली और जज्बाती तकरीर के। अभी मैं थोड़ी देर पहले इंडिया टुडे के जो चीफ एडिटर है, उनका नाम है अंशुमान तिवारी, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर बताया ये सीएए और एनआरसी का मसला इंडिया में क्यों खड़ा किया गया। अब इंडिया टुडे तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो आज तक चैनल है वो भी इंडिया टुडे के ही अंडर में चलता है। अब उससे और ज्यादा समझाने के लिए दूसरा एग्जाम्पल नहीं है, यानी मशहूर और मारूफ एक उनकी किताब भी पहले निकलती थी, अभी भी निकलती है। तो इंडिया टुडे हमारे देश का बहुत बड़ा एक मीडिया हाउस है, उसके जो चीफ एडिटर है अंशुमान तिवारी, अभी मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में ये सीएए और एनआरसी की बात इसलिए चलाई गई क्योंकि इसकी शुरुआत होती है 2000 से। जब 2000 शुरू होता है, उस वक्त के अंदर मुल्क में एपीजे अब्दुल कलाम ने वक्त के जो वजीर आजम थे, उनके सामने ये बात रखी थी कि देखो हिंदुस्तान को 2020 का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, कि 2020 जब हिंदुस्तान देखे, आज 2000 में अगर हम उस टारगेट को बनाते हैं तो 2020 हमारे सामने ऐसा हो कि 2020 में हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं होना चाहिए, कोई नंगा नहीं होना चाहिए, कोई गरीब नहीं होना चाहिए, कोई मोहताज नहीं होना चाहिए, और मुल्क की जो इकोनॉमी है 2020 के अंदर वो डबल डिजिट में चले जाना चाहिए। हमारा डेवलपमेंट उस लेवल के अंदर जाना चाहिए। अब क्या हुआ, 2004 के अंदर मनमोहन सिंह मुल्क के वजीर आजम बने, वो इस टारगेट को लेकर चले। उसके बाद सेकेंड टर्म में भी वही मुल्क के वजीर आजम बने और वो जो है इस चीज को लेकर चले। मनमोहन सिंह 10 साल तक मुल्क के वजीर आजम रहे, लेकिन मनमोहन सिंह वो जो टारगेट था 2020 का, कि 2020 के अंदर इंडिया को दुनिया का एक ऐसा पावरफुल मुल्क बनाना है जिसमें कोई गरीब ना हो, कोई भूखा ना हो, कोई नंगा ना हो, हर आदमी के पास में अपना मकान हो। और 2014 के जब इलेक्शन आए तो इन लोगों ने, आज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, उनके चेहरे को सामने रखा डेवलपमेंट के नाम पर, और ये कहा गुजरात मॉडल, जिस तरीके से गुजरात का जो मॉडल है वही मॉडल पूरे इंडिया को बनाया जाएगा। और गुजरात को उन्होंने ऐसे पेश किया जैसे यूरोप का या अमेरिका का कोई तरक्की याफ्ता मुल्क हो, जैसे उस स्टेट में कोई नंगा नहीं है, कोई भूखा नहीं है, कोई भी बेघर नहीं है, वहां पे इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि वैसा हम पूरे इंडिया को बनाएंगे। अब आप लोगों को याद होगा 2014 के इलेक्शन के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट चलाया जाता था जिसके अंदर यह नारा दिया जाता था कि बहुत हो गई गरीबी की मार, अब की बार मोदी सरकार। लोगों को गरीबी और फाका कशी यानी ये बताकर लोगों से वोट लिया गया कि अब ये जो गवर्नमेंट आएंगी उसके आने के बाद में मुल्क से गरीबी दूर हो जाएंगी। बहुत हो गई गरीबी की मार, अब की बार मोदी सरकार। और लोगों ने जो वोट दिया वो गरीबी हटाने की उम्मीद पर, उनको लगा जैसे गुजरात है वैसे ही पूरे इंडिया का नक्शा होगा। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, गवर्नमेंट को 6 साल तक मौका देने के बावजूद, अब मैं आपको बताता हूं, आज हम ऑलरेडी 2020 के अंदर हैं। 2000 के अंदर जो टारगेट तय किए गए थे, मनमोहन सिंह उसको लेकर चल रहे थे। जब मनमोहन सिंह मुल्क के वजीर आजम के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया तो देश का जो हमारा जीडीपी रेट था वो 9.5% पे जा चुका था। इंडिया मुल्क के तरक्की याफ्ता यानी तरक्की पजीर मुल्कों की लिस्ट में आ चुका था। हमारा पासपोर्ट भी ताकतवर हो चुका था। दुनिया भर के अंदर इंडिया की ऐसी पोजीशन, ऐसा मकाम बन गया था। लेकिन जब 2020 आज आया है तो जिन लोगों ने 2000 के अंदर ये टारगेट तय किए थे कि 2020 में इंडिया में कोई गरीब नहीं रहेगा और हमारा डेवलपमेंट डबल डिजिट में चला जाएगा,
तो 6 साल का ये जो अरसा गुजरा है, मनमोहन सिंह ने 10 साल में देश को जहां पर पहुंचाया था, इन्होंने देश को 50 साल पीछे लेकर चले गए। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, आज पूरे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट 45 साल के अंदर सबसे हाईएस्ट रेट के ऊपर है। और इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को जो है रोजगार देंगे। 2 करोड़ लोगों को क्या रोजगार देंगे? बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही है, यहां तक कि मुल्क की इकोनॉमी धाराशायी हो चुकी है, बड़ी बड़ी कंपनियां बिक चुकी है। जेट एयरवेज रातों रात उसका दिवालिया निकल गया, 1.5 लाख लोग एक झटके के अंदर बेरोजगार हो गए। इंडियन एयरलाइंस वो बिकने की कगार पर है। बीपीसीएल ऑलरेडी बिक चुकी है, ओएनजीसी ऑलरेडी बिक चुकी है। और आप लोग जानते होंगे अब 150 ट्रेनें आज हमारे मुल्क के अंदर वो प्राइवेट चल रही है। कल अहमदाबाद से एक प्राइवेट ट्रेन मुंबई के मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहुंची, लोगों ने उसका इस्तेकबाल नहीं किए, बल्कि रेलवे के जो मजदूर है, रेलवे के जो एम्प्लॉइज है, उन्होंने उसका विरोध किया। मेरे मोहतरम दोस्तों, प्रॉब्लम हमारा ये है, हमारा मीडिया देश की गरीबी, देश की फाका कशी हमको नहीं दिखा रहा है। तो देश जो है आज उस जगह पे पहुंचा हुआ है, देश की गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो बिक रही है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, एयरलाइंस बिक चुकी है, और उसके अलावा बैंक जो है वो कंगाल हो चुके हैं। हम जानते हैं नीरव मोदी, विजय माल्या और उनके अलावा दीगर लोगों ने मुल्क के बैंकों को करोड़ों का जो इन्होंने झटका दिया, ये तो वो है जो हमारी नजरों के सामने आए। इनके अलावा ऐसे हजारों हैं जिन्होंने बैंकों को हजारों करोड़ का झटका दे दिया और वो बैंक बंद होने की कगार पर है। जैसे बॉम्बे के अंदर पीएमसी बैंक बंद हो चुका है। इकोनॉमी पूरी तरह से धाराशायी हो चुकी है। अब गवर्नमेंट के पास कोई चीज है नहीं जिसके वजह से लोगों को भड़काया जाए, लोगों को काम पे लगाया जाए। इसके लिए ये CAB इसको पार्लियामेंट के अंदर लाया गया। क्यों लाया गया? आपका जो इंटेंशन है उसको डाइवर्ट किया जा सके। अब CA इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। हम लोग जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के जो CA है सत्य नडेला, आप सोचो हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट में उतना कोई हायर एजुकेटेड इंसान नहीं है। इतने बड़े ऊंचे लेवल का इंसान जो माइक्रोसॉफ्ट का CA है, उसके एजुकेशन लेवल का हम अंदाजा लगा सकते हैं वो कितने ऊंचे लेवल का इंसान होगा। उन्होंने ये कहा है कि इंडिया को CA और NRC की जरूरत ही नहीं थी, उसको CA को क्यों लाया गया? आप सोचो ये बात। तो जो पढ़े लिखे हायर एजुकेटेड लोग हैं, उन लोगों को यह नजर आ रहा है इससे सिर्फ और सिर्फ मुल्क की जो इकोनॉमी है उससे लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए CA को लाया गया। और CA के बाद में जो NRC की आवाज है, वजह यह है, आज मैं आपको बताता हूं। जैसा मैंने बताया कि मैंने अंशुमान तिवारी का जो अभी इंटरव्यू देखा, तो उन्होंने ये कहा अपने इंटरव्यू में कि 2020 में 2000 के अंदर ये टारगेट तय किए गए थे कि 2020 में मुल्क में कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई फाका कश नहीं रहेगा। और आज की हालत ये है, जब हम 2020 में पहुंचे हैं, 2 दिन पहले की न्यूज इसी जनवरी महीने की, झारखंड के अंदर एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट को खाना नहीं मिला, और खाना नहीं मिलने की वजह से वो पेशेंट ने जिंदा कबूतर को छील के खाना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने न्यूज़पेपर में ये खबर पढ़े होंगे उनके जहन में होंगी, जिंदा कबूतर को, मुल्क की इकोनॉमी वहां पहुंच चुकी है। तमिलनाडु के अंदर एक औरत बेवा हो जाती है और बेवा होने के बाद उसको घर चलाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, सिर्फ 150 रुपये में वो औरत अपने पूरे सर के बाल बेच देती है ताकि उसके बच्चों को खाना खिला सके। ये उस देश में हो रहा है जहां का प्राइम मिनिस्टर वो अलल ऐलान ये कहता है कि हम 5 ट्रिलियन US डॉलर की जो है इकोनॉमी लेकर आएंगे। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, इस तरीके की बयानबाजी करना आसान है, भाषण देना आसान है, लेकिन अगर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के किसी भी इंसान से पूछो, वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप जो इंडिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं,
जो बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर्स है, किसी से भी पूछो, अरे 2020 तो क्या, मैंने अभी अंशुमान तिवारी का इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर या कोई भी ऑफिशियली ये लिखकर दे दे कि 2030 तक वो इंडिया की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन तक लेकर जाएंगे, तो मैं उनके बात को मान लूंगा। कॉन्फिडेंस ही नहीं है किसी के अंदर। 2020 तो क्या तुम तब तक भी नहीं दे सकते। तो अब देश को गुमराह करना है, देश को काम पर लगाना है, इसके लिए ये CAA और NRC के मुद्दे को उठाया गया। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ माइंड डाइवर्ट करने के लिए है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब हम आते हैं CAA और NRC के मुद्दे पर। आज CAA की मुखालिफत खाली मुसलमान सिर्फ मुसलमान नहीं कर रहे हैं, आज हमारे हिंदू भाई हमारे कांधे से कांधा लगाकर खड़े हुए हैं। हमारे दलित भाई जो है वो हमारे कांधे से कांधा लगाकर खड़े हैं। हम जानते हैं चंद्रशेखर आजाद को परसों के दिन ही बेल मिली है। बॉलीवुड के जो लोग हैं वो आज हमारे कांधे से कांधा लगाकर खड़े हुए हैं। उनके अलावा देश के जो पढ़े लिखे हायर एजुकेटेड लोग हैं, CAA और NRC के मुद्दे पर वो हमारे साथ कांधे से कांधा लगाकर खड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानते हैं इसका फायदा 1 रुपये का भी नहीं है, उल्टा देश के ऊपर इकोनॉमिकल प्रेशर और लोग जो इन सारे कामों में लगे हैं उसकी वजह से देश को रोजाना लाखों करोड़ रुपयों का नुकसान हो रहा है। अब मैं आपको मिसाल देकर बताता हूं। आसाम के अंदर NRC लागू की गई और आसाम में NRC लागू करने के बाद 1600 करोड़ रुपये 1600 करोड़ रुपये ये गवर्नमेंट के खर्चा हुए उस NRC के अंदर। लेकिन जो वहां के इंडिविजुअल लोग थे, हर आदमी को 10 से 15 और 20 हजार रुपये का उसके लिए खर्च आया है। वो पूरे खर्चे को अगर कैलकुलेट किया जाता है तो हजारों करोड़ के अंदर वो खर्चा जाता है। 1600 करोड़ रुपये खर्च किए गए। 6 लाख एम्प्लॉइज ने पूरे स्टेट के अंदर जो है वो फिगर्स जमा किए NRC के। उसके बाद जो उसकी फाइनल लिस्ट आई है उसके अंदर पता चलता है कि उसमें हमारे 11 लाख जो है वो, उसके अंदर जो है 19 लाख लोगों के नाम नहीं है, जिसमें से 15 लाख हमारे हिंदू भाई होते हैं और 4 लाख उसके अंदर जो है मुसलमान होते हैं। अब ये जो फाइनल लिस्ट आती है तो मेरा आप लोगों से ये सवाल है, आप मुझे ये बताइए, जो 19 लाख लोगों के NRC के रजिस्टर में नाम नहीं आए हैं, क्या आपको लगता है वो बांग्लादेशी है? अरे भाई बोलो ना। वो 19 लाख लोग जिनके आसाम की NRC के अंदर नाम नहीं आए हैं, याद रखो, क्योंकि बांग्लादेश गवर्नमेंट, AK अब्दुल मोमिन जो गवर्नमेंट जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर है बांग्लादेश के, उन्होंने ऐलान कर दिया, बोले भाई 19 लाख के अंदर जितने भी बांग्लादेशी होंगे उनके पास में, अगर तुम्हारे पास में उनका कोई डॉक्यूमेंट है उसके बेस पे तुम उनको वापस भेज दो, हम हमारे देश के लोगों को वापस लेने के लिए तैयार हैं। AK अब्दुल मोमिन, और ये सारे डिटेल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो AK अब्दुल मोमिन जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया और उन्होंने ये कहा कि हम हमारे लोगों को लेने के लिए तैयार हैं। तो इन्होंने उनको जो है 19 लाख में से 19 लोगों के भी नाम नहीं दिए कि वो बांग्लादेशी है बोलकर, 19 लोगों के। तो अब ये 19 लाख लोग कौन हैं, अब वो मैं आपको बताता हूं। ये 19 लाख लोग हमारे ही देश के वो गरीब मजदूर है जो पश्चिम बंगाल से, जो झारखंड से, जो बिहार से, जो उत्तर प्रदेश से, जो देश के दूसरे स्टेट से, आसाम के चाय के बागों में काम करने के लिए, वहां मजदूरी करने के लिए, वहां लकड़ी काटने के लिए, वहां पे रिक्शे चलाने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें वहां पर है, बहुत से बागात वगैरह है, वहां पे काम करने के लिए जो गए हुए थे। अब इनके बाप दादा चले गए वहां पर, झारखंड से, बिहार से, यूपी से, राजस्थान से और फिर पश्चिम बंगाल से, जितने भी बॉर्डर के स्टेट से, और वो जो वहां पे काम कर रहे थे, अब गांव की जो वोटर लिस्ट थी उनकी,
तो ये जो गांव की वोटर लिस्ट थी, गांव की वोटर लिस्टों में से उनके नाम निकल गए और आसाम में जाने के बाद बाकी लोग उनके लिए क्या आसाम में जाने के बाद उन्होंने वहां पे अपने नाम नहीं डाले और वो नहीं डालने की वजह से वहां की लिस्ट में भी उनका नाम नहीं आया और गांव की लिस्टों से तो ऑलरेडी उनका नाम निकल चुका था। तो ये जो 19 लाख लोग हैं ये हमारे ही देशवासी हैं। ऐसे ही पूरे मुल्क में होगा कि इस मुल्क के अंदर हमारे पास में जो गरीब लोग हैं वो इससे ज्यादा पीछे जाएंगे। अब मैं अपनी बात को ज्यादा तवील न करते हुए एक मर्तबा फिर से हमारी पूरी बहनों के लिए दुआ करता हूं और अल्लामा इकबाल के इस शेर के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं कि शाहीन कभी परवाज से थककर नहीं गिरता। शाहीन की यह खासियत होती है कि वो कभी भी परवाज से थकता नहीं और जमीन पे गिरता नहीं। शाहीन कभी परवाज से थककर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरे उस्ताद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।